स्टार्ट हुआ था। अब मैं अगर फिलॉसफी वे में जाऊं तो एवरी ऑब्जेक्ट, फिलॉसफिकल वे में जाते, एवरी ऑब्जेक्ट is composed of matter, right? सारे ऑब्जेक्ट किसके बने हुए हैं? मैटर के। और अगर बात करें मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एटम। देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट जो मानते हैं कि नहीं मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन हम ये बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो होना चाहिए जहां तक आपका डिवीजन स्टॉप हो जाए। मतलब ये कि मैटर को भी आप डिवाइड करते जाओगे तो एक लास्ट पॉइंट आएगा जहां पे आप फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हो, मतलब फर्दर ब्रेकिंग नहीं कर सकते। वो ब्रेकिंग क्या रहेगा? एटम। जैसे मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर सकते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दे तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके क्या मिलेगा बच्चे? हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। अब फर्दर इसके बाद का कोई डिवीजन पॉसिबल है क्या? तो उस समय का साइंटिस्ट, मतलब उस समय के जो थिंकर थे, फिलोसोफर थे, उनके हिसाब से नहीं, हम मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब होता है डिवीजन, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन कर सकते हैं वो क्या होगा? एटम के। एटम के बाद हम फर्दर क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये शुरुआत की स्टडीज था। शुरुआत मतलब मैं बात कर रहा हूं लगभग 2000 से 2500 ईयर पुरानी बात कर रहा हूं। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो माना गया उसको क्या माना गया बच्चे? एटम माना गया। ये अर्लियर स्टार्ट था। फिर जो ब्रेक थ्रू मिला हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है बेस्ड है अब तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं उन रिसर्च का उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, तो उसने ये देखा, पहला चीज, एटम neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. देखो केमिकल रिएक्शन हमने आगे चल के ऐड किया, उसने तो ये बोला था कि एटम neither is created nor be destroyed in a reaction. कोई भी रिएक्शन में ना एटम क्रिएट होगा ना एटम डिस्ट्रॉय होगा। तो उसके हिसाब से रिएक्शन में होगा कैसा, तो उसने सेकंड पॉइंट ये बोला, in a reaction, in a chemical reaction, atoms rearrange सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम क्या होते हैं बच्चे? रीअरेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल लो तो HCl NaOH gives NaCl and water। बताओ यहां पे क्या होगा? क्या ये रिएक्शन है? यस, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने का मीनिंग क्या होता है? सब रिएक्टेंट का जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा प्रोडक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगा, या प्रोडक्ट में जो भी प्रॉपर्टीज होगा रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब यहां पे अगर आप नोटिस करो बच्चे तो यहां पे Cl जो है, Cl किसके साथ प्रेजेंट है? H के साथ। बट यहां पे Cl किसके साथ प्रेजेंट है? सोडियम के साथ। उल्टा देखें तो बच्चे सोडियम किसके साथ प्रेजेंट है? OH के साथ। बट यहां पे सोडियम किसके साथ प्रेजेंट है? Cl के साथ। Cl के साथ H किसके साथ प्रेजेंट है? Cl के साथ। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, HOH। पानी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो H पहले था Cl के साथ, अभी किसके साथ हो गया? OH के साथ। OH पहले किसके साथ था? अभी किसके साथ हो गया? अब आपको लगा सर इस एक रिएक्शन में मैच हो गया होगा, तुक्का तो हर जगह लग जाता है सर। तो एक तुक्का और देख लेते हैं।
इस रिएक्शन में भी केमिकल रिएक्शन है। According to Dalton atomic theory, atom neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Second उसने बोला in chemical reaction atoms rearrange। क्या ये बात सही हो रहा है? पहले कार्बन के साथ कौन था? अभी कार्बन के साथ कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पहले किसके साथ था? अभी किसके साथ है? ऑक्सीजन किसी के साथ नहीं था, लेकिन अब ऑक्सीजन कार्बन के भी साथ आ गया, हाइड्रोजन के साथ आ गया। तो क्या ये जो बात है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, क्या दो जगह परफेक्टली बैठती है? तो आप नोटिस करोगे ना, ये मैक्सिमम जगह पे बैठेगा। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो है मैक्सिमम जगह पे बैठेगा। एक ही जगह पे लूप होल आएगा, उस लूप होल का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। उसका नाम क्या होगा बच्चे? न्यूक्लियर रिएक्शन। तीसरा पॉइंट उसने क्या बोला? तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। उसने कहा कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम क्या है बच्चे? जो बात बच्चे बहुत पहले बोल दिया गया था, हमारे सो कॉल्ड फिलोसोफर थिंकर्स ने बहुत पहले बोल दिया था कि एटम आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उस पार्ट को रखा, बोला कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम से छोटा कोई स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला? identical atoms have same size and mass। फिफ्थ पॉइंट उसने क्या बोला? different atoms have different size and mass। ये अपना एटॉमिक थ्योरी दे रहा है, ये स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा है। ये एटम जो अब तक इतने रिसर्च में, रिसर्च का एक ऑब्जर्वेशन उसने बनाया और अपना क्या दे दिया? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। भाई मेरे इतने हजारों साल का रिएक्शन था, प्रोसेस था, उसके बेस पे उसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे पॉइंट बना दिया कि मेरे हिसाब से एटम में ये सब चीजें होती हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मान ले बच्चे मैंने Fe का ब्लॉक लिया है। Fe ब्लॉक समझते हो ना? मतलब जो मेटल है Fe का मेटल, उसका मैंने शेप इसमें रख दिया, ब्लॉक में रख दिया। इस ब्लॉक का मास ले लो लगभग 56 ग्राम है। कितना ग्राम बच्चे? 56 ग्राम का मतलब इसमें कितने Fe एटम्स होंगे? तो हम मोल सीख लिए होंगे। तो इसके हिसाब से मैं बता रहा इसमें 1 मोल एटम है। कितने मोल एटम है? 1 मोल एटम कौन से होगी है? तो ये Fe का ब्लॉक है, तो सारे एटम किसके होंगे? तो ये क्या बोल रहा है? आइडेंटिकल एटम हैव सेम साइज एंड सेम मास। मतलब इसमें जो बिलियंस और ट्रिलियंस Fe होंगे ना, 6.02 to 1023 होता है, ये पता होगा 1 मोल का मतलब। इसका मीनिंग अगर बात करें कितना बड़ा नंबर है, तो इसको बोलते हैं बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस नंबर। बिलियंस ऑफ ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 11 जीरो। 1 ट्रिलियन का मतलब कितना हुआ? 10 की पावर 11 जीरोस। अरे कितने पावर में? 10 की पावर 23 का मतलब 23 जीरोस। तो ट्रिलियन भी छोटा नंबर है इसके लिए। तो मैंने कहा बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस। कितना नंबर है? बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस नंबर। तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रिलियन Fe एटम है, और यहाँ पे सारे Fe एटम क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सारे Fe एटम क्या होंगे? क्या लिखा है? सेम साइज एंड सेम मास। हर एक एटम का मास 56U 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 ही होगा, और सारे एटम का जो साइज होगा एकदम क्या होगा? सेम होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो, अभी तो ठीक है फिजिक्स में इसको पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ोगे। मान लो मैंने Fe के ब्लॉक में ना, ये Fe का ब्लॉक था, ये मान लो चलो गोल्ड, तुम लोग 24 कैरेट गोल्ड समझते हो? 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है?
100% गोल्ड है इसमें, पर 100 नहीं बोलते, 99.999% गोल्ड है। मान लो मैंने 22 कैरेट गोल्ड लिया, कितना कैरेट गोल्ड लिया? 22 कैरेट का मतलब होता है कि लगभग 91% आपका गोल्ड है, 10% के आसपास क्या है? इम्प्योरिटी है। मान लो मैंने गोल्ड लिया है, ये मेरा 22 कैरेट है, तो 22 कैरेट का मतलब होगा जितने भी गोल्ड होंगे वो गोल्ड पार्टिकल का साइज, शेप क्या होगा, मास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटी जनरली कॉपर या तो जिंक होती है, कॉपर या तो जिंक होती है। तो मतलब कॉपर और गोल्ड ये दो अलग एटम्स हैं, तो ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट एटम्स हैं तो उनका डिफरेंट साइज एंड मास होगा, उनका डिफरेंट साइज एंड मास होगा। अगर सेम एटम है तो सेम साइज और सेम मास होगा, ठीक। इसके फायदे क्या होंगे तो मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, इसके मेरिट्स बता देता हूं। इसका मेरिट्स क्या है? पहली बात तो ये ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जानते हो? लेविएशन जैसा मास मेजर भी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। सर एटम भी क्रिएट किया, डिस्ट्रॉय किया, मतलब एटम के अंदर का जो मास है वो क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। दूसरा एक लॉ आपने सीखा होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट। और एक लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये सब चीज एक्सप्लेन करके देता है। इसका डीमेरिट क्या है? इसका डीमेरिट क्या होगा? इसका पहला डीमेरिट, सर ये जो वर्ड है ना, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये वर्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम क्रिएट भी होता है, डिस्ट्रॉय भी होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो सन है, सन में एक रिएक्शन और जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फिजन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। वहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होके हीलियम एटम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्यूज होके क्या बना रहे हैं? हीलियम एटम। तो यहाँ पे तो एटम ही क्रिएट हो गया, और हाइड्रोजन एटम क्या हो गया? डिस्ट्रॉय किसमें कन्वर्ट हो गया? हीलियम में। तो सर इसका डीमेरिट, पहला डीमेरिट से सर इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन की एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा ये पार्ट, एटम इज इंडिविजुअल, ये पार्ट भी क्या हो गया, अभी रिसेंटली बोलो तो 1909, इसी सवाल को ऐसे माइकल फैराडे ने कर दिया था। माइकल फैराडे ने बताया था उस समय अपने 1860s में 1850s में बता दिया था कि मेरे रिसर्च में ना मुझे कुछ आयंस मिल रहे हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल का स्टार्टिंग माइकल फैराडे ने ही कर दिया था 1850 1820 में कहा होगा। उसके लगभग 60 से 70 इयर्स के बाद फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का। किसका डिस्कवरी हुआ? इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है। फिर तो सर प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गया, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, उसके बाद तो लाइन लग गई, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, फिर आपका मेसॉन, बोसॉन, हाइड्रॉन, लेप्टॉन्स, इसकी तो लाइन लग गई तो कि एटम के अंदर ये भी सब प्रेजेंट है। तो एटम अब से स्मॉलेस्ट पार्ट रहा ही, एटम के अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब एटम इज इनडिविजिबल। ये चीज भी तो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये दो चीजें इसके डीमेरिट्स हैं। पहले इतना लिख लो, इसमें कोई इशू हो तो मुझे बताओ। हेडिंग लिखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक भी चीज ट्राई करना रटने में, रटने का जो कंसेप्ट होता है वो इनऑर्गेनिक में है ही। जो हमारी मेमोरी की बात आती है ना, मेमोरी के इनऑर्गेनिक नाम का चैप्टर है, इसके बाद फिजिकल तो बिल्कुल रटना नहीं, फिजिकल में पॉइंट्स को सीखना है आपको। हमें ब्रेन को इस तरीके से बनाना है कि हम पेपर में बैठ के फॉर्मूला सोच सकें। मेरे को अगर थियरी अच्छे से याद है तो मैं वहां बैठ के फॉर्मूला सोच सकता हूँ या फॉर्मूला ही बना सकता हूँ। तो ब्रेन को ऐसे बनाना कि हम बैठ के फॉर्मूला बना सके।
तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? These particles present inside atom, present inside atom. ये वो पार्टिकल है जो कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चे? इनसाइड एटम. एटम के अंदर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से पार्टिकल है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन्स, एक्सेट्रा. अगर मैं एक लमसम आइडिया दूं तो मेरे ख्याल से 50-60 के ऊपर ही है सेवेरल पार्टिकल. एक वर्ड आता है फंडामेंटल पार्टिकल्स. यानी लिखो फंडामेंटल पार्टिकल्स. एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल्स उसको बोलना चाहिए जिनका फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, जो फर्दर ब्रेक नहीं हो. लेकिन अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बहुत पुरानी स्टडीज कर रहे हैं. फंडामेंटल पार्टिकल्स का मीनिंग होता है those particles which not further divisible. मतलब हम इसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते. देखो तब तक तो सही था जब तक 21st सेंचुरी स्टार्ट नहीं हुआ था. तब तक तो सही चल रहा. लाइफ 20th सेंचुरी में मस्त चल रही थी. 20th सेंचुरी में एक दिक्कत हो गया. सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल गया जिसका नाम है क्वार्क. मतलब प्रोटॉन के अंदर भी क्या होता है? क्वार्क्स होते हैं. क्वार्क एंड एंटी क्वार्क. पहले जो बोला जाता कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको आप फर्दर क्या नहीं कर सकते बच्चे? डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन अब पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रोटॉन के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्वार्क एंड एंटी क्वार्क. तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होते हैं? क्वार्क एंड एंटी क्वार्क. लेकिन हम लोग आज भी इसी लेते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स में. क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल्स में ये चीज प्रेजेंट होती है. ऑल पार्टिकल्स में ये चीज प्रेजेंट होती है. ठीक. इनके सेग्रीगेशन से ही बचा. ये सारे बने न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो. इन्हीं के सेग्रीगेशन से सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने. तो हम इसलिए इसको क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या लेते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स. क्योंकि ये पार्टिकल का ही सेग्रीगेशन क्या बनाता है? बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स को बनाता है. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग क्या लेते हैं बच्चे? फंडामेंटल पार्टिकल्स. क्या लेते हैं? रीजन ये होता है because their aggregation gives all subatomic particles. तो अगर कोई पूछे फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है तो आप क्या नाम बोलोगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब हमें चलते हैं हेडिंग लिखो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. वैसे डिस्कवरी तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना चाहिए. फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हम पढ़ रहे थे. मतलब किसकी डिस्कवरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. पहला देखो, पहला है डिस्कवरी ऑफ किसने डिस्कवर किया था इसको? तो जॉनसन जोसेफ थॉमसन या शॉर्ट में जे थॉमसन. डिस्कवर
1906 के आसपास की बात होगी। और एक चीज बता दूं, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर रहे थे कि मेरे को स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ये होता है ना लक बाय चांस, तो ये सब लक बाय चांस वाला रिसर्च है। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था 1906 में। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, ये है कैथोड रे ट्यूब। इसका नाम क्या है? कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब में बच्चे यहाँ पे एक मेटल रॉड रखा है और इसके बाद हमने बच्चे इसको बैटरी से जोड़ा है। ये बैटरी का नाम है वोल्टेज है ना, और ये बैटरी कोई नॉर्मल बैटरी नहीं, यहाँ पे हमें वोल्टेज लगभग 10 की पावर 5 के आसपास में चाहिए होता है, हाई वोल्टेज चाहिए होता है 50,000 से 1 लाख के ऊपर। मैं बोलता था हाई वोल्टेज देता हूँ, तो ये जरूरत नहीं वोल्टेज डेटा याद रखने का। हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? वेरी हाई वोल्टेज। पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये प्लेट भी पॉजिटिव रहेगी, ये प्लेट भी रहेगी बच्चे नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के बच्चे वैक्यूम पंप था, मतलब वैक्यूम क्रिएट करने वाला था। यहाँ पे जितनी भी एयर है सारी एयर को बाहर निकालो। मुझे यहाँ पे सिर्फ मेरा जो गैस होना चाहिए वो गैस यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, बाकी सारे जो गैसेस प्रेजेंट हो जैसे एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस पार्टिकल्स, तो सबको बाहर करके वैक्यूम क्रिएट कर देना है। उसके बाद जो मैंने पार्टिकल ऐड किया, जैसे मैंने हीलियम ऐड किया, नियॉन ऐड किया, तो वही सिर्फ यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने गैस पार्टिकल ऐड किया। कोर्स में नहीं है ये सब इतना डिटेल में, तो बट समझो क्या हुआ था। ये जो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत वैसे फिलिप्स ने किया था 1886 के भी पहले। फिलिप्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये कैथोड रे ट्यूब बनाया था। किसने बनाया था? फिलिप्स ने। कैथोड रे ट्यूब का यूज करके एक साइंटिस्ट है, उनका मैं नाम अभी बोल रहा हूं, उन साइंटिस्ट ने लगभग 8 या 9 साल के बाद एक टेक्निक बनाया जिससे प्रोड्यूस किया उन्होंने एक्स-रे। क्या प्रोड्यूस किया? एक्स-रे। फिलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड रे ट्यूब बनाई। ये जो इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? फिलिप्स ने। इसका यूज करके फर्स्ट टाइम आई थिंक 8 या 9 ईयर के बाद एक्स-रे प्रोड्यूस किया गया। और उसके लगभग 20 ईयर के बाद जे थॉमसन ने इससे यूज करके क्या डिस्कवर कर दिया? इलेक्ट्रॉन। कैसे डिस्कवर किया देखो बच्चे, जब इतना वोल्टेज क्रिएट करोगे ना तो एक वर्ड आता है, गैस पार्टिकल हो जाती है आयोनाइज। क्या हो जाती है बच्चे? आयोनाइज। आयोनाइज का मीनिंग समझते हैं? आयोनाइज होने का मतलब होता है कि गैस पार्टिकल है न्यूट्रल। आयोनाइज होने का मतलब होता है कि गैस पार्टिकल में कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन होना? तो गैस पार्टिकल में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये मैं बात बता रहा हूं। अब यहां पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ढेर सारे प्रोटॉन भी निकलेंगे। ये बात जे थॉमसन को नहीं पता था। जे थॉमसन कुछ और स्टडी किया था। अब देखो उसने यहां पे ना बच्चे एक मटेरियल था जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? फ्लोरोसेंट मटेरियल। अब देखना है समझने को बता रहा हूं। फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिस पे अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करे तो वो ग्लो करता है। वो क्या करता है? ग्लो। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर उस पे स्ट्राइक करे तो वो ग्लो करता है। क्या करता है? ग्लो। तो देखा ये गया कि सर इलेक्ट्रॉन ना यहां से बीम की तरह निकल रहे थे। क्या इसमें नेट है? यस। कैसे करते हैं इसको? 240 से चलती वोल्टेज स्टार्ट करेगा
वोल्टेज स्टार्ट देखो, अभी वोल्टेज स्टार्ट किया देखो, यहां से वोल्टेज स्टार्ट करेगा अभी, देखो वोल्टेज स्टार्ट किया उसने, यहां पे इसके यहां पे देखना, यहां पे इसको देखना, ये वोल्टेज स्टार्ट करेगा, देखो ये देखो उसने अपना वोल्टेज वहां से स्टार्ट किया, वोल्टेज जैसे स्टार्ट किया तो गैस पार्टिकल आयोनाइज हो गया। अब क्योंकि सर यहां पे ये कोटिंग है, ये किसकी कोटिंग है बच्चे, ग्लास को दिख रहा है, ब्लर दिख रहा होगा, बीच में देखो ब्लर है, यहां पे ब्लर नहीं है, ये ब्लर क्या है, यहाँ पे कोटिंग क्या है, किसका कोटिंग क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल, किसका कोटिंग क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। उस पे अगर कोई भी आयंस अगर बच्चे स्ट्राइक करते तो ग्लो करता है, क्या करता है, ग्लो। देखो ग्लो कर रहा है, यहाँ पे बीम निकल रहा है, देखो यहाँ पे ये बीम डेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो बीम क्या है, डेंस हो रही। नेक्स्ट अभी तुम देखो क्या कर रही है, मैग्नेट, हाँ मैग्नेट लगा रहा है, तो बच्चे ये क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, ये क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब ये है कि ये क्या प्रूफ कर रहा है इससे कि ये जो रे है, इस रे में ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, इस रे में क्या प्रेजेंट है, कोई चार्ज, इस वजह से तो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। देख रहे हो, अभी भी कहते इसमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा कि जब अपना पॉजिटिव नेगेटिव करंट लगा इसमें हो सकता है, लिखने होगा, यस कैसे करते हैं, से करंट भी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये जो बीम है ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट होगी, किसकी तरफ डेविएट होगी, क्यों पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है, क्योंकि खुद नेगेटिव होगा इसका मतलब। तो पहली बात है मैग्नेट से ये प्रूफ हो रहा है कि मैग्नेट से ये प्रूव हो रहा है कि सर इसके अंदर कुछ तो चार्ज प्रेजेंट है, तभी अट्रैक्टेड हो रही है। दूसरा बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, एक और तुमको दिखा दो मैं, इसमें मास वाला देख अंदर, इसमें थोड़ा क्लियरिटी है, देखो ये कैथोड रे ट्यूब है, ये कोटिंग में याद कर देखो ब्लर है, कोटिंग है इधर, देखो प्लेट्स है इसके अंदर, ये प्लेट्स देखोगे तो ध्यान दोगे प्लेट्स है इसके अंदर। अब ये बैटरी से अटैच करेगा, देखो बैटरी जैसे तो ऑन किया, देखो बीम दिखना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे डेंस नहीं है, देखो अगर नोटिस करो तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी बहुत कम है, देखो, और यहाँ पे इसकी डेंसिटी बहुत आई है बीम का, और जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो देखो कि डेविएट करेगा, मैग्नेट आ रहा है देखो डेविएट कर रहा है, इसलिए जनरली साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टेड होता है, किसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, तो भाई वो नॉर्थ पोल था इससे डेविएट हो रही है। ठीक है, मास वाला नहीं दिख रहा है, एक बार रुको, तो वही दिखा था चौपर, चौपर एक्चुअली क्या है बच्चा, चौपर यही होता है, ये पंखा है, पंखे का छोटा भाई समझ लो चौपर हो। तुरंत दिख जाता है, दिख नहीं रहा है, एक और चौपर के पास नहीं दिख रहा है, इसमें वो है चौपर, ठीक है, चौपर वाला नहीं दिख रहा है, चौपर का मतलब पंखा है, जैसे मान लो बच्चे मैं इस पंखे पे पत्थर फेंकते जाऊं तो क्या पंखा रोटेट करेगा,
क्यों रोटेट किया? क्योंकि मेरे पत्थर मतलब पार्टिकल है, और जब दो लोग कोलाइड करते वजह तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ये इसलिए पंखा क्या करता है, घूमता है। लेकिन अगर मैं इस पे लाइट फेंकूं तो पंखा घूमेगा क्या? क्योंकि लाइट के अंदर कोई पार्टिकल नहीं चलती है, लाइट वेव नीचे की तरफ है। अरे भाई एक्सपेरिमेंट करके दिखा, बच्चे देखना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है देखो, कैथोड रे चालू करेगा वो, हो गया घूमा। क्या घूम रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। खतरनाक वीडियो था, इसे कुछ दिखा ही नहीं। चलो जाने दो, ठीक। तो क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे बीम निकलते हुए देखा, ये जो बीम था, ये जो बीम था बच्चा, कितना लिखे बच्चे? अभी बीम पे क्या क्या देखा गया वो देखते हैं। कितना वाला डायग्राम, हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना, हमें क्या लेना है, सिर्फ ओवरव्यू लेना है, हमें कोई एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि इसके बाद एक्सप्लेनेशन आता है पर उतना नहीं देना है। देखो इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट सर है, उनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन सर ने पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया। किसने? गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किया? पॉजिटिव चार्ज। सेम एक्सपेरिमेंट, सब वही बोल रहा हूं ना, सेम एक्सपेरिमेंट, ये सेम इंस्ट्रूमेंट बनाया फिलिप ने, लेकिन इसका एप्लीकेशन कोई और साइंटिस्ट एक्सप्लेन करता है। जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसको तो इसका कुछ यूज पता ही नहीं था क्या करता है। फिलिप ने बनाया बट फिलिप इसको यूज नहीं कर पाया, बाकी लोग इसका यूज करके एक्सरे कोई बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दिया। एक जन आएंगे गोल्डस्टीन सर, वो किसकी डिस्कवरी कर देंगे? प्रोटॉन की डिस्कवरी तो एचडी रुदरफोर्ड ने किया है। गोल्डस्टीन ने इतना बताया था कि पॉजिटिव करके भी होता है। क्या करके होता है? पॉजिटिव। पहली बार पॉजिटिव का जो प्रूफ था, पॉजिटिव का प्रूफ वो किसने दिया? रुदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया? रुदरफोर्ड ने। इसलिए हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसको ऑनर करते हैं? रुदरफोर्ड को करते हैं। गोल्डस्टीन ने तो बोला है, मुझे जैसे गोल्डस्टीन को क्या लगता है, अगर बच्चे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो मैंने एटम तो न्यूट्रल दिया था, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ होगा। तो ये माइंडसेट उसने यूज किया। तो देखते क्या बोला उसने, आगे बढ़े। अभी हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में दो साइंटिस्ट हैं, गोल्डस्टीन और दूसरे साइंटिस्ट हैं रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया। गोल्डस्टीन को बस एक माइंडसेट लगा रहा है कि अगर कैथोड रे करके कुछ है जो नेगेटिव चार्ज है तो पक्का कोई ऐसी रे होगी जो उसी में पॉजिटिव भी होगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, मैं बोल रहा जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका थोड़ा माइंडसेट समझ लो कि कैसे उसने किया। अगर इसका तो एक डेरिवेशन होता है प्रॉपर्ली। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बहुत ध्यान से समझो। फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डस्टीन ने किया। याद रखो गोल्डस्टीन ने बहुत पहले किया था। गोल्डस्टीन ने यूज किया था परफोरेटेड कैथोड ट्यूब। उसने क्या यूज किया बच्चे? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड क्या होता है बच्चे? एक डिश होता है, उस डिश में बच्चे स्मॉल पोर्स होना। क्या होना बच्चे? वेरी स्मॉल पोर्स। ये पोर्स है बच्चे,
और इसी को बोलते हैं परफोरेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? परफोरेटेड डिस्क। इसका नाम क्या है बच्चे? परफोरेटेड डिस्क। बस समझ लो उसने क्या किया था। सेम एक्सपेरिमेंट था, सब कुछ सेम था। कुछ साइंटिस्ट कोई चीज ऑब्जर्व कर पाता है, कुछ लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बस वही इशू होता है। यहां पे क्या ला दिया इसने बच्चे? ये क्या है? परफोरेटेड डिस्क है। इसका फायदा क्या है थोड़ा बताता हूं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब भी हम बात करूंगा अभी, जनरली इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं, न्यूक्लियस होता है, वो कभी सिस्टम से बाहर नहीं आता। जब भी आप देखोगे तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालते हो, लेकिन आप कभी भी ना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको ना एटम से बाहर नहीं निकालते किसी भी रिएक्शन से। तो यही माइंडसेट उसने यूज किया। उसने बोला कि यार जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा और बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है कंपेयर टू न्यूक्लियस। उसने क्या किया देखो, उसने ये नोटिस किया कि एट एनोड उसने क्या देखा, उसने एक बीम देखा। क्या देखा बच्चे? बीम। और इसी बीम को उसने नाम क्या दिया? एनोड रे। और एनोड रे उसने क्या बोला, वो कैसा बच्चे? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं समझ में आ रहा था। दूसरा अटेम्प्ट देखो, सेकंड अटेम्प्ट किसने किया? सेकंड अटेम्प्ट आपके रुदरफोर्ड ने किया। किसने किया बोलते? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने नाइट्रोजन 7 और हीलियम उसने क्या किया, नाइट्रोजन पे हीलियम पार्टिकल को परमाणु किया। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद आया। उसने ये पाया, देखो, उसने पाया ऑक्सीजन 7 8 प्लस एक और चीज उसने पाई। ये क्या है? हाइड्रोजन। और इस पे चार्ज उसको मिला है, ये चार्ज मिला पॉजिटिव चार्ज। क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज। और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट। ये पहला पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ था। तो प्रोटॉन एक्चुअली है क्या? तो प्रोटॉन एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है। प्रोटॉन पहली बात क्या है बच्चे? कैसे सर? इधर देखो, हाइड्रोजन की अगर बात करें H11 होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। मान लो बच्चे मैंने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, बताओ H+ में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? H+ में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? H+ में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? तो सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन को ही, हाइड्रोजन के आयोनाइज्ड फॉर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। इतना लिखो। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एक्चुअली किसने किया है? डिस्कवरी एक्चुअली किसने किया है? रुदरफोर्ड। याद है ना, डिस्कवरी हम लोग किसको देते हैं? इसको रुदरफोर्ड को देते हैं इसको। कुछ बुक्स में गोल्डस्टीन और रुदरफोर्ड दोनों लिखे हैं कि भाई दोनों ने किया है। कुछ बुक्स बोलता है रुदरफोर्ड ने किया, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। पहले एनसीईआरटी लिखा रहता था रुदरफोर्ड ने किया, तो हम रुदरफोर्ड ही मानेंगे। लिखो सेकंड अटेम्प्ट। क्या ना प्रोटॉन में हुआ सेम काम एनोड रे के टाइम भी हुआ। गोल्डस्टीन ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो देखा कि ये जो रे थी एनोड रे, ये किसकी तरफ डेविएट हुई थी? नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये एनोड रे किसकी तरफ डेविएट हुई थी? नेगेटिव चार्ज। तो गोल्डस्टीन को क्या लगा कि नेगेटिव चार्ज की तरफ अगर डेविएट हो रही, मतलब ये रे के अंदर कौन लोग प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए तो उसने नाम क्या दिया देख रहे हो? उसने नाम दिया कि एनोड रे कैसी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है।
बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आगे चल के रुदरफोर्ड ने समझाया कि प्रोटॉन एक्चुअली क्या है। ठीक है, चलो कैथोड रे did not depend on cathode ray not depend on नेचर ऑफ गैस किस नेचर का कोई इशू नहीं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन कुछ भी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ भी गैस ले लो, सारी गैसेस में कैथोड रे में नॉट डिपेंड, मतलब यहाँ पे कैथोड रे का क्या नहीं डिपेंड करता, चार्ज टू मास रेशियो नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। मतलब क्या हुआ, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन से चार्ज टू मास रेशियो निकाला, उसकी वैल्यू सारे केसेस में क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। लेकिन एनोड रे की बात करें, एनोड रे इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अगर चार्ज टू मास रेशियो जो आया एनोड रे का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये तो हुआ एनोड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट रहा, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन एनोड रे में चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड करता है। ये सारे पॉइंट्स थोड़ी देर में आने वाले हैं। तीसरा देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको डिस्कवर किया था जे चैडविक ने। चैडविक हो गया, चैडविक, जे चैडविक मतलब जेम्स चैडविक। इसने क्या किया, जब बेरिलियम पार्टिकल से किसका अटैचमेंट है, हीलियम पार्टिकल, बॉम्बार्ड करना, तो हमें मिला हमें न्यूट्रॉन मिला। अब आपको एक चीज बताता हूँ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने में मिनिमम 20-30 इयर्स लगे थे। रीजन ये था कि चैडविक, क्योंकि इसमें कोई चार्ज था नहीं, तो हर बार का इसका डिफ्लेक्शन मिल नहीं रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि सर मेरे से कुछ इशू हो रहा है। और ये तो एक न्यूक्लियर रिसर्च है, न्यूक्लियर रिसर्च उस समय इतना वो हुआ नहीं था, उसके बारे में जो नॉलेज था उतना हमें प्रॉपर था कि न्यूक्लियर रिसर्च करना कैसे, तो उसके डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 30 इयर्स के बाद हुई है। तो चैडविक ने यहाँ से क्या नोटिस किया, पहली बात तो इसने बोल दिया कि न्यूट्रॉन एक्चुअली क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन एक्चुअली क्या है, न्यूट्रल। तो और देखते हैं, सब कुछ पता चल गया। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम था मूलिकन एक्सपेरिमेंट का नाम है मूलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट। मूलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट, इसने क्या करता है, तो इसके दो पोस्टुलेट्स हैं, इसके 2 पोस्टुलेट याद रखने बस। मूलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट के 2 पोस्टुलेट क्या, पहला पोस्टुलेट बोलता है मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए था, बट हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल ही बनाते कंपाउंड को,
तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होगा। तो डिफरेंस क्या क्या साइंटिस्ट ने बताया? तो डिफरेंस क्या क्या उसमें? डिफरेंस क्या साइन? इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू होती है -1.6 10 की पावर -19 कूलम और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगा? +1.6 10 की पावर -19 कूलम। देखो इतना ओवरऑल देखो कि सर एटम कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पहला चीज ये पता चला ओवरऑल। दूसरा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 10 की पावर -19 कूलम, राइट? और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन 0, हमारा न्यूट्रॉन मतलब 0। पहला चीज पता है ओवरऑल। दूसरा, हमें बचे ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया 9.1 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन आया 1.67 10 की पावर -27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन आया 1.672 kg। ये सब इसी एक्सपेरिमेंट से निकला है। कैसे निकाला थोड़ा आइडिया देता हूं। देखो थोड़ा आइडिया देता हूं। जे थॉमसन ने ना चार्ज टू मास रेशियो निकाल दिया था इलेक्ट्रॉन का। वो लगभग आया था 1.675 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। कितना आया था? साइंटिस्ट को ना यार क्यू का वैल्यू नहीं पता था। किसका वैल्यू नहीं पता था? क्यू का। मतलब जे को क्यू का वैल्यू नहीं पता था। क्यू का वैल्यू कब पता चला? मूलिकन ने किसका वैल्यू बता दिया? मूलिकन ने किसका वैल्यू बता दिया? चार्ज का वैल्यू बता दिया। तो चार्ज का वैल्यू कितना आता है? 1.6 बस उसको रीअरेंज किया तो उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया? 9.1 10 की पावर -31 kg मिल गया। ठीक है, तो यहां से उसने डिस्कवर किया है सर। नेक्स्ट चीज में देखते हैं सेकंड पॉइंट। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम किसको बोलेंगे? सॉरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे हम? छोटे पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको? जे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम किसको बोलेंगे? रदरफोर्ड बोलेंगे। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसको बोलेंगे हम? चैडविक। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रदरफोर्ड एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक। अब हमें ओवरऑल ये पता चल गया। अब साइंटिस्ट का दिमाग अब थोड़ा खराब हो गया। खराब क्या हो गया? एक तो चलो ठीक है, इतने अच्छे से एटम हम बोलते थे डिविजिबल नहीं है तो एटम का स्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। उस समय साइंटिस्ट ने बताया एटम को मान लिया स्फीयर। क्या मान लिया? छोटा एटम है तो स्फीयर छोटा, बड़ा एटम है तो बड़ा स्फीयर। बड़ा जिंदगी मस्त चल रही थी साइंटिस्ट लोग। अब साइंटिस्टों की जिंदगी क्या हो गई? अब जिंदगी फिर से खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? अब वो परेशान है कि यार ये एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हैं। साइंटिस्ट का दिमाग क्या खराब हुआ? अब उसे यही नहीं पता है कि चलो ठीक है, पता सोचता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होगा। अब ये कहानी स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में